हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2023 का रिजल्ट आ चुका है। वो सारी प्रोसेस पूरी हो चुकी है, रिजल्ट सब कुछ आउट हो गया, आंसर की हो गई। अब जो हम तैयारी करेंगे वो दिसंबर 2023 की करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के सिलेबस यानी एजुकेशन सब्जेक्ट की बात करने जाएंगे। किसकी सिलेबस की बात करेंगे? हम एजुकेशन सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करेंगे। ये पूरा 10 यूनिट को हम टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस नहीं पता होगा तब तक हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस वाले चैनल पे आपको यूजीसी नेट एजुकेशन और फर्स्ट पेपर से संबंधित पूरी क्लासेस मिलती हैं। पिछले जो यूजीसी नेट जून 2023 का जो हुआ उसमें भी मैंने कम से कम 60 से 70 क्लास डाली थी। उसमें बच्चों को बहुत फायदा हुआ था और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे मिले हुए थे। क्लियर बात है? ये 10 यूनिट है और 10 यूनिट को मैंने चैप्टर वाइज, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ वो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, यूनिट वाइज नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्कस करने के बाद मैं आपको एक एक टॉपिक को बताता चलूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पुटअप होता है और कौन सी यूनिट यानी कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है। तो हमारी कितनी यूनिट है? तो आपको पता 10 यूनिट है। लेकिन 10 यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट दोस्तों यूनिट होगी वो एक तो आपकी पहली यूनिट होगी, सबसे ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो साइकोलॉजी वाली है। उसके बाद आपकी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट यूनिट होगी वो 6 यूनिट होगी सबसे ज़्यादा। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपकी 10 यूनिट, 9 और 10 यूनिट होंगी। ये दोनों यूनिट होंगे। क्वेश्चन सबसे पुटअप होते, ऐसी बात नहीं कि 10 यूनिट में से कुछ यूनिट छोड़ जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होते मैं उन यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो ये समझ लीजिए एक यूनिट हमारी है 7 वाली। इन यूनिट को आप सबसे ज़्यादा तैयार करिएगा और इनमें भी अगर सबसे ज़्यादा तैयार करना है तो हमें सबसे ज़्यादा पहली वाली, तीसरी वाली और 7th वाली और 10th वाली, ये वाली यूनिट हमें अच्छे से तैयार करनी है। अब हम सिलेबस के बारे में तैयारी करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी यूनिट है शैक्षिक दर्शन की, यानी सबसे पहले जो हमारा यूनिट है वो शैक्षिक दर्शन वाला, भारतीय दर्शन वाला। इसमें 2 दर्शन हमें पढ़ने, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन में हमें कौन कौन से पढ़ने? सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक मीमांसा, बौद्ध, जैन, चावार और वैदिक कालीन और मुस्लिम कालीन। और यहां से अगर 19 जून का जो हमारा पेपर हुआ है उसमें देखा जाए तो हर उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो, बौद्ध दर्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया, जैन दर्शन से भी पूछा गया, सांख्य, योग, न्याय, वेदांत से भी पूछा गया है, क्योंकि भारतीय दर्शन से कंपलसरी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें सबसे ज्यादा आपको बौद्ध दर्शन को तैयार करना है, जैन दर्शन को तैयार करना है, सांख्य दर्शन को तैयार करना है, योग दर्शन को तैयार करना है, न्याय दर्शन को तैयार करना है और वेदांत दर्शन को तैयार करना है, क्योंकि यहां से कंपलसरी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ये वाली बात आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए। जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात चलते हैं, हमारे भारतीयों के पाश्चात्य दर्शन की बात चलते हैं, तो अगर 19 जून वाला पेपर उठा के देखेंगे तो आदर्शवाद से भी क्वेश्चन पूछा गया, प्रकृतिवाद से भी पूछा गया, यथार्थवाद से, प्रयोजनवाद से, मार्क्सवाद से और अस्तित्ववाद से, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया। अगर मैं इन वाले टॉपिकों को एक एक लाइन में बताऊं तो मान लीजिए जब भी आदर्शवाद की बात होगी तो भगवान की बात होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की बात होगी, मन की बात होगी, सत्यम शिवम सुंदरम की बात होगी। यानी ऐसा बात जो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान पर बल देता है वो आपको आदर्शवाद बताना है। ऐसा वाद, ऐसा दर्शन जो सबसे ज्यादा मन पर, विचार पर सबसे ज्यादा बल देता है वो आपको आदर्शवाद बता देना है। प्रकृतिवाद की बात करेंगे तो यानी इस संसार का पूर्ण रूप से जो निर्माण किया गया वो प्रकृति ने किया और रूस इसके सबसे वास्तविक जनक माने जाते हैं। और उन्होंने सबसे ज्यादा बल ये बात बोली थी कि संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वो सिर्फ प्रकृति है, प्रकृति ने ही संसार को बनाया, प्रकृति संसार को नष्ट करेगी। इस वजह से इन्होंने मुक्त्यात्मक अनुशासन और पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया, निषेधात्मक शिक्षा दी, प्रकृति को लौटने का मौका दिया, बालकिन शिक्षा पर बल दिया, करके सीखने पर बल दिया। ये वाली बात क्लियर होगी। जब भी यथार्थवाद की बात होगी तो ये समझ लीजिए विज्ञान से संबंधित जब भी कोई पॉइंट आता है यानी वैज्ञानिक रूप से जो भी बात होगी वो यथार्थवाद की बात होगी। क्लियर बात है? प्रयोजनवाद की बात होगी तो प्रयोजनवाद ने सबसे ज्यादा जो बल व्यवहार पर दिया है, समाज पर दिया और लोकतंत्रात्मक पर बल दिया। यानी उन्होंने ये वाली बात बोली है कि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे तो समाज को ध्यान में रख के करेंगे और वो पाठ्यक्रम उपयोग में आना चाहिए और प्रजातंत्र की भावना को रखने वाला होना चाहिए। क्लियर बात है? एक एक पॉइंट को आपको पूरा समझा दूंगा मैं। मार्क्सवाद की जब हम बात करेंगे तो मार्क्सवाद ने सबसे ज्यादा बल जो श्रमिकों पर दिया है और इन्होंने वर्गविहीन समाज की स्थापना की, लड़ाई झगड़े वाला, वर्ग संघर्ष वाला बात की स्थापना की और मार्क्सवाद को तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। जब अस्तित्ववाद की बात
होगी तो ये सिर्फ किस पर बल देता है, तो ये आपको पता है स्व पर बल देता है। और अस्तित्ववाद का आपकी बात डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अस्तित्ववाद के जनक कौन है, तो अस्तित्ववाद के जनक 3 हैं क्रम से, पहला सोरेन किरकेगार्ड है, मार्टिन हाइडेगर, जॉन पील सार्त्रे। लेकिन अगर ये पूछे आधुनिक जनक कौन है तो आपको कार्ल जैस्पर्स बताने हैं, जिन्होंने अस्तित्ववाद को संपर्क संचार नाम दिया। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि अस्तित्ववाद का कौन सा जनक, अस्तित्ववाद का कौन सा जनक भगवान में यानी आस्तिक विचारक है, तो आपको सोरेन किरकेगार्ड बताना है। और नास्तिक विचारक पूछे तो मार्टिन हाइडेगर, जॉन पील सार्त्रे और नीत्शे हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से बताएं। फिर उसके बाद इन्होंने एक यूनिट, पहली वाली यूनिट में ये भी बढ़ा दिया है समाजशास्त्री उपागम, जिसमें प्रतीकात्मक परस्पर विचार क्रिया जो होती है हार्वर्ड ब्लूमर की, कि व्यक्ति जिन लोगों से बात करता है प्रतीकात्मक परस्पर क्रिया के जनक हार्वर्ड ब्लूमर हैं। और उन्होंने ये वाली बात बोली कि जब भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो विचारों का आदान प्रदान करता है। इसी में आपको समाज पढ़ना है। समाज क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। समाज दो प्रकार का बताया गया, मृत समाज और जीवित समाज। यानी ऐसा समाज जिसमें एक बार व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, वो बंद और मृत कहलाता है। और जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर परिवर्तन कर लेता है वो जीवित समाज कहलाता है। समाजगढ़ क्या कहलाता है, समाजगढ़ का पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपरा, आदर्श और मूल्यों को अपने व्यवहार में ढाल लेता है और उस समाज के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित करता है, वो उसका समाजगढ़ कहलाता है। मान लीजिए आप अलीगढ़ के और आपकी जॉइनिंग आगरा में हो जाए, तो आगरा के समाज को आप अपना लीजिए अपने व्यवहार में, उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को संचालित किए, वो आपका समाजगढ़ कहलाएगा। लेकिन समाजगढ़ के साधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और गौड़। प्राथमिक में हमेशा परिवार और पड़ोस आता है, इनको छोड़कर सारे सेकेंडरी में आते हैं। स्तरीकरण क्या होता है, स्तरीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है समाज को विभिन्न स्तरों वर्गों में बांटना। अगर प्राचीन काल की बात करें दोस्तों हम, तो प्राचीन काल में स्तरीकरण को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन वर्तमान में कई आधार पर बांटा, जैसे जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, विकास के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, आयु के आधार पर, परिवार के आधार। यानी स्तरीकरण का शाब्दिक अर्थ मेरे दोस्त आपको यह समझना है कि जब समाज को विभिन्न वर्गों और स्तरों में बांटा जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्तरीकरण कहलाता है। स्तरीकरण भी 2 प्रकार का होता है, बंद स्तरीकरण और मुक्त स्तरीकरण। गतिशीलता क्या कहलाती है, गतिशीलता आपको दिखाई दे रहा होगा, गति करना। जब एक व्यक्ति किसी समाज से किसी दूसरे समाज में चला जाता है वो हमारी गतिशीलता कहलाती है। ये भी 2 प्रकार का होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्व। सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है, समाज यानी पहले की स्थिति में बदलाव या परिवर्तन है। सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत को हम मार्क्सवाद भी कह सकते हैं, और संस्कृति, ये वाली बात पढ़नी है। शैक्षिक विचारक में आपने देखा होगा विवेकानंद, टैगोर, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, नेल नोडिंग्स, पाउलो फ्रेले, मैरी वोllstonecraft और दयानंद सरस्वत, जे कृष्णमूर्ति। अब की बार पाउलो फ्रेले का भी पूछा गया। क्रिटिकल पेडागोजी यानी आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के जनक कौन है, सावित्रीबाई फुले का भी पूछा गया, विवेकानंद का भी पूछा गया, टैगोर का भी पूछा गया, महात्मा गांधी का भी पूछा गया और जे कृष्ण का भी पूछा गया। तो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं कि पहली यूनिटी आपके यूजीसी नेट की नींव रखती है। इसी बीच मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित, अगर आपको यूजीसी नेट के अगर नोट्स चाहिए 10 यूनिट के, तो आप 7217377533 यूजीसी नेट इन 10 यूनिट्स के जो नोट्स आपको डिटेल में चाहिए, ये जो मैंने पूरा लिख रखा है, इनको कॉन्सेप्ट बेस आपको नोट चाहिए, क्लैरिफाई करते हुए एक एक पॉइंट को चाहिए, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7217377533। एजुकेशन सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स ऐसे होंगे जो आपके यूजीसी नेट को पहली बार में क्लियर कराने का दावा रखते हैं और आपके यूजीसी नेट को यादगार बना देंगे। आप एजुकेशन का भी ले सकते हैं, फर्स्ट पेपर का भी ले सकते हैं, सेकंड पेपर का भी ले सकते हैं। ये दोनों के नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं कट कॉपी पेस्ट, मेरे खुद के हैंड रिटन हैं जिनको पढ़कर मैंने 5 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, पसंद आए डेमो में भेज दूंगा, अगर पसंद आए तो हम नोट्स ले सकते हैं। क्लियर बात है। अब हम दूसरी यूनिट की तरफ चलते हैं दोस्त। दूसरी यूनिट ज़्यादा खास अच्छा नहीं रखती, लेकिन लेके आती है 5 से 6 क्वेश्चन। वो उसने बोला कि नीति और शिक्षा का संबंध क्या होता है, अनुवर्ती नीति चक्र किसे कहते हैं, अनुवर्ती चक्र क्या होता है, अनुवर्ती चक्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और इसका अध्ययन विभिन्न पहलुओं करते हैं, तो इस बात का निर्णय लिया जाता है कि सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है, वो हमारा अनुवर्ती नीति चक्र कहलाता है। ये वाली बात क्लियर होगी।
नीति चक्र जो होता है, नीति विकल्प, नीति चक्र में क्या होता है, दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना पड़ता है। विकल्प नीतिगत निर्धारण शैक्षिक वित्त। शैक्षिक वित्त क्या होता है, यानी शैक्षिक वित्त का शाब्दिक अर्थ होता है जब हम शिक्षा के लिए वित्त यानी धन की व्यवस्था कर दें, जिसको बजट निर्माण के नाम से भी जाना था। इसमें तीन आते हैं, न्याय संगतता, पर्याप्तता और शैक्षिक वित्त। ये तीनों के तीनों आर्थिक संबंधी, सॉरी। उसके बाद अर्थशास्त्र आ गया। अर्थशास्त्र को सबसे ज्यादा पहले स्वीकार किसने किया था, बजट निर्माण। बजट में दो चीजों को ध्यान में रखा जाए, लेख आय और व्यय, यानी इनकम और आउटपुट, यानी हमारी इनकम कितनी हो रही है और हमारा खर्चा कितना हो रहा है, इनका बैलेंस रखने के लिए एक किसी संस्था का बजट प्रस्तुत किया था। और राजनीतिक विकास, अगर ये आपसे ये पूछते कि सर्वप्रथम राजनीतिक विकास का विकास कब हुआ, तो आपको बताना प्रिंसटन विश्वविद्यालय में 1970 और 80 के दशक में शिक्षा और राजनीतिक का विकास हुआ। अब यहां पर सबसे बड़ी बात जो दोस्त आपको समझनी है, एक तो देखो उदारवादी पढ़ना है, उदारवादी बहुत आता है, रूढ़वादी पढ़ना है और एक समालोचनावादी, इनको पढ़ना है। इनको थोड़ा समझेंगे कि उदारवादी किसे कहते हैं। देखो उदारवादी की जब भी बात हो तो ये विश्व लेवल की बात करता है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखता है, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है। उदारवादी एक व्यापक दृष्टिकोण होता है जो शिक्षा को विश्व लेवल पर बनाने की कोशिश पूरी तरह से करता है। ये उदारवादी की मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर है, अगर कहीं पर विश्व लेवल की बात हो रही है तो ये समझ लिए उदारवाद की बात हो रही है। रूढ़वादी क्या होता है, रूढ़वादी वो होता है जो प्राचीन परंपराओं और रूढ़बद्ध धाराओं में ग्रसित होता है, यानी वो पहले ख्यालों में जीना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं है। समालोचनावादी क्या होता है कि वो इन दोनों के बीच का मार्ग प्रस्तुत करता है, इन दोनों के बीच का जो मार्ग प्रस्तुत करता है वो समालोचनात्मकवादी कहलाता है। अगर आपसे ये पूछे कि भविष्य की रूपरेखा यानी शिक्षा में भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उदारवादी लाया जाएगा रूढ़वादी, तो आपको बताना रूढ़वादी। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन जीना चाहता है तो आपको बताना समालोचनावादी, भविष्य में कौन जीना चाहता है तो आपको बताना रूढ़वादी, सॉरी उदारवादी, और भूत में कौन सा जीना चाहता है तो आपको बता देना रूढ़वादी। क्लियर बात है। थर्ड यूनिट जो है वो ऑल्ड साइकोलॉजी है। ऑल्ड साइकोलॉजी, वृद्धि विकास किसे कहते हैं, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन किसे कहते हैं, लर्निंग किसे कहते हैं, वृद्धि विकास के सिद्धांत, वृद्धि विकास का क्रम, सीखना, अभिप्रेरणा और क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, मेजरमेंट, एवोल्यूशन, यानी ऑल जो साइकोलॉजी जो मैंने लिख दिया। रैप्ट भी इसमें पूछा गया, रैप्ट रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी जो एल्बर्ट एलिस का है, निर्देशन और परामर्श परीक्षण, ये सारे के सारे किसमें पूछे गए, इसमें पूछे गए। और इस थर्ड यूनिट से अगर आप 19 जून वाले पेपर को उठाकर देखेंगे दोस्त तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन पूछे। क्रिएटिविटी का चरण पूछा गया है और ये समझ लीजिए क्रिएटिविटी की विधि पूछी गई, पर्सनैलिटी पूछा गया, साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन से पूछा गया, वृद्धि और विकास से पूछा गया, लर्निंग से पूछा गया, रैप्ट पूछा गया है, यानी 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा। रैप्ट का मतलब होता है रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, इसकी जनक है एल्बर्ट एलिस। हिंदी में पढ़ेंगे मानव व्यवहारवादी जो निर्देशन परामर्श जो होता है, एल्बर्ट एलिस ने दिया था। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को पढ़ लेंगे जो सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड फ्रायड को ही पढ़ लेंगे जिन्होंने, अब सिगमंड फ्रायड से पिछले यूजीसी नेट में 19 जून वाले क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिगमंड फ्रायड ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई, तो 2 प्रकार की, जीवन और मृत्यु, थैनाटोस और एरोसी भी इन्होंने बताई है। रक्षात्मक युक्ति, अंगूर खट्टे हैं, अंगूठा चूसना, पूर्व में भूत में चले जाना, और ये सारी की सारी बातें इन्होंने इसमें बताई है। और इन्होंने चेतन, अर्धचेतन, अचेतन को भी दिया है, पाराप्रेक्सिस भी दिया है, और इन्होंने अवस्थाएं भी बताई मन की। ये सारे का सारा सिगमंड फ्रायड आपको इसमें मिलेगा। अब आते हैं चौथी यूनिट में। चौथी यूनिट में क्या होगा देखो आपको समझना है, एक तो अध्यापक शिक्षा को पढ़ना। अध्यापक शिक्षा किसे कहते हैं, अध्यापक क्या होता है और अध्यापक के प्रकार। अध्यापक 2 प्रकार का कहलाता है, सेवा पूर्व, सेवाकालीन, जिसमें आपको ओरिएंटेशन पढ़ना है, रिफ्रेशर कोर्स पढ़ना है। ये सारा का सारा डिटेल में आपको इस वाले नंबर पर पूरा का पूरा डिटेल में मिलेगा, ये मेरी गारंटी। और एक एक पॉइंट इस यूनिट का, एक एक पॉइंट इस 40 चैप्टर का आपके कॉपी पर मिलेगा, ये मैंने ऐसे नोट्स तैयार किया। उसके बाद आयोग की बात करें तो आयोग से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोग आपको 1835 से लेकर 2020 तक आपको आयोग पढ़ने, टोटल आयोग पढ़ने, और एक एक पॉइंट और संस्थाएं भी पढ़नी है इसमें। अब इसमें आपको सुलमैन पढ़ना है, डैंक और ल्यूक पढ़ना है, हैवरमैन पढ़ना है, सक्षमता मॉडल। सुलमैन ने क्या किया था, जब भी अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम की बात की तो उन्होंने विषय वस्तु ज्ञान और शैक्षणिक ज्ञान पर बल दिया था। लेकिन डैंग और ल्यूक ने जब भी अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम की बात की तो उन्होंने पाठ्यचर्या पर बल दिया, पाठ्यचर्या में सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों को रखा। हैवरमैन ने जब भी बात की पाठ्यचर्या की बात की अध्यापक शिक्षा में तो उन्होंने पारस्परिक संचार और सार्वजनिक मंडल पर आधारित दिया था। सक्षमता आधार मॉडल क्या होता है, जो छात्र से संबंधित होता है,
जिसमें छात्र को ध्यान में रखकर कार्य किया था। और सक्षमता आधारित मॉडल के 4 कार्य ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन और एक और है। ये सारे के सारे ड्रीम, डिस्कवर, डिजाइन, एक और मेरे दिमाग से सेल्फ हो रहा है, वो किसके मॉडल है? वो सक्षमता आधारित है। मननात्मक अध्यापन क्या कहलाता है? संस्था आपको एनसीटी, एनसीईआरटी, एआईसीटी, यूजीसी, नेक और इग्नू ये सब पढ़नी है। शिक्षा व्यवसाय के रूप में सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया? तो आपको बताना यूके यानी ब्रिटेन में। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया। और आईसीटी क्या होता है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात। और पूछताछ उन्मुख मॉडल यानी जो सच में इनका जो एपेडागोजिकल शिक्षा पद्धति पर आधारित है। ये हमारी 4th यूनिट हो गई। अब उसके बाद हम चलते हैं 5 यूनिट। 5 यूनिट क्या करिए? पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, इसका अर्थ, इसके प्रकार, इसके सिद्धांत, आयोग का पाठ्यक्रम। अब आयोग ने यानी यूजीसी और एनसीटी की बात की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसका नाम बदलकर एचईजीसी कर दिया है। एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पढ़ना CIPP, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। ये 4 पढ़ने आपको, इन 4 से कंपलसरी क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्षमता अविकल्प भी पढ़ना है, टॉलर का पढ़ना है, स्टिक का पढ़ना है, स्किलबिन का पढ़ना है, क्रिक फैक्टर का पढ़ना है। अगर टाइलर की बात करें तो टाइलर ने तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। स्टिक की बात करें तो इन्होंने सक्षमता आधार जो भी विषय वस्तु से संबंधित किया है। स्किलबिन की बात करें तो स्किलबिन में उद्देश्य मुक्त अवधारणा पर बल दिया है। क्रिक फैक्टर का इन्होंने बिल्कुल बच्चे को ध्यान में रखकर कार्य किया है। पाठ्यक्रम परिवर्तन किसे कहते हैं? पाठ्यक्रम मूल्यांकन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की जब हम बात करें तो आपको 2 पढ़ने, फॉर्मेटिव और सुमेटिव पढ़ने, यानी निर्माणात्मक और संकलनात्मक यूला। और एक एक पॉइंट को मैंने इस वाले नोट्स में क्लियर करके रखा है। आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 7217373533। 6 यूनिट हमारी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यूनिट है। 6 यूनिट शैक्षिक शोध। अब शैक्षिक शोध जब हम सेकंड पेपर में पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको शैक्षिक शोध का ऐसा टॉपिक तैयार किया मैंने कि आपके फर्स्ट पेपर को भी क्लैरिफाई कर देगा और सेकंड पेपर को भी क्लैरिफाई कर देगा। ये मेरी आप लोगों से गारंटी है। शैक्षिक शोध किसे कहते हैं? अर्थ क्या होता है? इसके प्रकार। इसके प्रकार अगर मुख्य रूप से पूछे 3 होते हैं, फंडामेंटल होता है और अप्लाइड होता है और एक्शन रिसर्च होता है। यानी मौलिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, तीनों के तीनों आते हैं। लेकिन इनसे हटके भी मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, फिनोमिनोलॉजिकल होता है, हिस्टोरिकल होता है, एथनोमेट्रोलॉजिकल होता है, घटनोत्तर होता है, बहुत सारे ऐसे हैं, निर्जातीय भी होता है। तो ये सारे के सारे आपको मेरे नोट्स में मिलेंगे। उसके सोपान बता देने, चरणों सोपान बता देने। पहले समस्या का चयन करेंगे, फिर परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, निष्कर्ष और सामान्यीकरण। उसके बाद चर किसे कहते हैं? चरकार। चर का मान क्या होता है? परिवर्तित हुआ चर 3 प्रकार के, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यवर्ती चर। लेकिन चर और भी कई प्रकार के होते हैं, तो बहुत सारे मैंने आपको बता दिया। न्यायदर्श हम पढ़ेंगे। देखो परिकल्पना, परिकल्पना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शून्य परिकल्पना आती है, विकल्प परिकल्पना आती है, एक दिशीय परिकल्पना आती है, अस्तित्ववादी परिकल्पना आती है। ये सारे के सारे परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है कल्पना करना। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो समाधान करने के लिए जो हम अनुमान लगाते हैं उस अनुमान को हमने परिकल्पना नाम दिया है, जो किसी समस्या का संभावित समाधान होता है मेरे दोस्त। अब विशेषता प्रकार बता देना है। न्यायदर्श कितने प्रकार का होता है? न्यायदर्श 2 प्रकार का होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, संभाव्य न्यायदर्श, असंभाव्य न्यायदर्श। पिछले पेपर में आप देखेंगे तो आकस्मिक न्यायदर्श पूछा है, क्रमिक न्यायदर्श पूछा है, क्रमबद्ध स्तरीय प्रश्न पूछा है, जो n/n पद वाला ये वाला बात पूछा है, ये वाली बात है। मापन किसे कहते हैं? मूल्यांकन किसे कहते हैं? मूल्यांकन तो सबसे ज्यादा आता ही आता है। मूल्यांकन और मापन के परीक्षण है। परीक्षण 2 प्रकार के पढ़ने आपको, एक पढ़ना प्राचलिक परीक्षण यानी पैरामेट्रिक, पढ़ना नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक में 3 आते हैं, T, F और Z आते हैं, और बाकी नॉन पैरामीटर काई स्क्वायर और मैनोटनी, मध्यांक और सैद्धांतिक परीक्षण आता है। त्रिभुजन परीक्षण क्या होता है? जब भी डाटा एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त किया जाए त्रिभुजन कहलाता है। रेटिंग स्केल भी पढ़नी है, ग्राउंडेड थ्योरी भी पढ़नी है, विषमता आपको पढ़नी है, धनात्मक और ऋणात्मक, कोटिस आपको पढ़नी है, लेप्टोकोटिस, प्लेटिकोटिस, मेसोकोटिस आपको पढ़नी है। प्रथम प्रकार की और द्वितीय प्रकार की त्रुटि करनी है। जो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है तो प्रथम प्रकार की होती है। सत्य होने पर, गलत होने पर भी शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाता है, द्वितीय प्रकार की त्रुटि कहलाती है। एक पुच्छ और दुपुच्छ परीक्षण भी कहलाता है, जिसमें दिशात्मकता पाई जाती है और जिसमें दिशात्मकता का अभाव पाया जाता है, वो एक पुच्छ और दुपुच्छ परीक्षण कहलाते हैं। यूनिट 7 की बात करेंगे तो शिक्षा शास्त्र की बात हो रही है, प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है, मूल्यांकन, फ्लैंडर्स, गैलोवे। कुछ टॉपिक हर यूनिट में रख दिए गए। शिक्षण के स्तर, स्मृति, बोध और चिंतन पढ़ने हैं, मालकोन नॉलेज यानी प्रौढ़ शिक्षा पढ़ना है, स्वायत्तता मॉडल पढ़ना है। जब ये व्यक्ति सीखते समय अपने सीखने की परिस्थिति पर स्वयं नियंत्रण रखता है, वो स्वायत्तता मॉडल कहलाता है। पोर्टफोलियो पढ़ना है, स्कैफोल्डिंग पढ़ना। पोर्टफोलियो क्या होता है?
एक तरह से ये समझ लीजिए पोर्टफोलियो आपका एक शैक्षिक रिकॉर्ड होता है। स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जब एक बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए सहायता दी जाती है। रूब्रिक्स क्या होता है, जो पिछले पेपर में पूछा गया, रूब्रिक्स वो होता है जब भी कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसकी उससे पहले रूपरेखा तैयार की जाती है। फील्ड एंगेजमेंट क्या कहलाता है और आईसीटी का प्रयोग क्या कहलाता है। ये सारे के सारे पॉइंट मैं फिर भी कह रहा हूँ, एक बार आप मेरे नोट्स को देखिए पढ़कर। अभी पिछले जो 19 जून में मेरे नोट से कम 6 से 7 बच्चों का नेट क्वालिफाई हुआ है। इस वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। यूनिट 8 की बात करें, शैक्षिक तकनीकी। शैक्षिक तकनीक आपने पिछले पेपर में देखा होता है, सिस्टम एनालिसिस पूछा गया है। शैक्षिक तकनीक किसे कहते हैं, उसका विकास और उपयोग। अभिक्रमित अनुदेशन से पूछा गया क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग का उन्होंने चौथा पद पूछा है, यानी अंतिम पद पूछा है, जो चक्कर होता है, जो आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। प्रथमन पूछा है इग्नू एडीआई जानते हैं आप, एस्योर आईएसडी के रूप में कार्य करते हैं। ये दोनों समझना, ये जो एडीआई होता है और एस्योर जो होता है, ये दोनों किस पे रूप में कार्य करते हैं, तो आईएसडी इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन के रूप में कार्य करते हैं। एड्योर और एस्योर, इन दोनों का प्रयोग सैन्य प्रशिक्षण हेतु लाया गया। एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, ये वाली बात जो आते हैं। CAI पढ़ना, CEL पढ़ना, CBT पढ़ना, CML पढ़ना, कॉन्सेप्ट और DDLM पढ़ना, ई लर्निंग पढ़ना, हार्वर्ड ग्रीस की यानी लर्निंग सहायता करना। सीखते समय जब एक व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर द्वारा सिखाना, मोबाइल द्वारा सिखाना, ये वाली बात है। ऑफलाइन शिक्षण क्या होता है, ऑनलाइन शिक्षण क्या होता है। सहकालिक क्या होता है, सहकालिक अधिगम वो अधिगम होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से एक ही समय पर ऑनलाइन रहते हैं। असहकालिक अधिगम क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपने मनपसंद अपने समय पर किसी ऑनलाइन वीडियो को देखता है, रिकॉर्डेड वीडियो जो कहलाती है। यूनिट 9 की बात करेंगे तो प्रशासन की बात है, नेतृत्व की बात है, गुणवत्ता की बात है। गुणवत्ता गुरु 3 है, वाल्टर सेवट, एडवर्ड डेमिंग और CK प्रहलाद। यानी अगर आपसे ये पूछे गुणवत्ता गुरु कौन कौन है, तो वाल्टर सेवट है, एडवर्ड डेमिंग और CK प्रहलाद है। इनको तीनों को डिटेल में मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है। जस्ट इन टाइम मॉडल, पोका योग मॉडल, ये दोनों मॉडल जापान के मॉडल है जो आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं। और उसके बाद आयोग इधर भी रख लिए। फिर उसके बाद 10 यूनिट आती है समावेशी शिक्षा और दिव्यांग बालक की। समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं, की शिक्षा किसे कहते हैं, और RCI क्या है, और IEP क्या है, और ये ICF मॉडल क्या है। विकलांगता में आरक्षण, यानी आपको देखा जाए उच्च शिक्षा में दिव्यांग बालकों को 3% आरक्षण दिया गया है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि ऑल ओवर जनसंख्या का कितने % बालक विकलांग है, तो आपको बता देना 2% बालक विकलांग है। ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल में पूरा समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो पहली बार में आपके यूसी नेट को यादगार बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसकी दिसंबर 2023 की सीरीज स्टार्ट होने वाली UGC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।